क्या है बढ़िया। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज यहाँ मेसर्स नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम तराईमाल, जिला रायगढ़ में क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित ब्लास्ट फर्नेस क्षमता 3,18,500 टीपीए, दूसरा स्पंज आयरन स्थापित क्षमता 1,98,000 टीपीए, प्रस्तावित क्षमता 7,26,000 टीपीए, कुल क्षमता 9,24,000 टीपीए। तीसरा प्रस्तावित सिंटर प्लांट क्षमता 4,08,100 टीपीए। चौथा प्रस्तावित कोक ओवन क्षमता 2,00,000 टीपीए। पांचवा स्टील मेकिंग छाप EAF प्रस्तावित क्षमता 6,24,000 टीपीए। छठवा स्टील मेकिंग साफ स्थापित क्षमता 1,60,000 टीपीए, प्रस्तावित क्षमता 2,49,500, कुल क्षमता 4,09,500 टीपीए। सातवां रोलिंग मिल स्थापित क्षमता 2,50,000 टीपीए, प्रस्तावित क्षमता 2,00,000 टीपीए, कुल क्षमता 4,50,000 टीपीए। आठवां कोल वाशरी स्थापित क्षमता 13,20,000 टीपीए, प्रस्तावित क्षमता 40,00,000 टीपीए, कुल क्षमता 53,20,000 टीपीए। नौवां WHRB वेस्ट कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित क्षमता 8 मेगावाट, प्रस्तावित क्षमता 60 मेगावाट, कुल क्षमता 60 मेगावाट 68 मेगावाट। दसवां है AFBC वेस्ट कैप्टिव पावर प्लांट यूजिंग कोल रिजेक्ट एंड 4 स्थापित क्षमता 16 मेगावाट, प्रस्तावित क्षमता 135 मेगावाट, कुल क्षमता 151 मेगावाट। 11 प्रोड्यूसर गैस प्लांट स्थापित क्षमता 12,000 सामान्य घन मीटर घंटा, प्रस्तावित क्षमता 12,000 सामान्य घन मीटर घंटा, कुल क्षमता 24,000 सामान्य घन मीटर अवधि घंटा। 12 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित क्षमता 100 सामान्य घन मीटर अवधि घंटा, प्रस्तावित क्षमता 3,000 सामान्य घन मीटर प्रति घंटा, कुल क्षमता 3,100 सामान्य घन मीटर प्रति घंटा। नाइट्रोजन प्रस्तावित क्षमता 12,000 सामान्य घन मीटर प्रति घंटा एवं आर्गन प्रस्तावित क्षमता 70 सामान्य घन मीटर प्रति घंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ तराईमाल में, ग्राम तराईमाल में लोक सुनवाई नियत है। इस लोक सुनवाई के लिए मैं पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया हूँ। मैं आज की लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। आज इस जन सुनवाई में उपस्थित सभी हमारे प्रभावित ग्राम पंचायतों, ग्रामों के सभी ग्रामवासी, तिरस्त्री पंचायत प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, सभी हमारे मीडिया के साथी, NGOs और जिले के अन्य जगहों से आए सभी नागरिक, आप सभी का आज इस जन सुनवाई कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इस जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए मैं अपने साथी पर्यावरण अधिकारी श्री लकड़ा जी को अधिकृत करता हूं। धन्यवाद। मैं जे लकड़ा, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ से हूं। आज की जो जन सुनवाई हो रही है ये मेसर्स नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड के क्षमता विस्तार के तहत है। और जैसे साहब ने अभी बता दिया है कि कौन कौन से यूनिट नए रूप से लगाए जाएंगे और किन किन यूनिटों का जो है इस तरह से कुछ सीरियल नंबर आप जैसे पीछे देख रहे हैं 12 यूनिटों का है। तो मैं ये बता दूं कि आज की जन सुनवाई के संबंध में जो है
उद्योग प्रोपोनेंट को वो जो है भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय इन्होंने आवेदन किया था और वहां से पर्यावरण स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में जो आवेदन किया गया था उस संदर्भ में जो है इनको EIA रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिसको पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट बोलते हैं। उसके लिए वो भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय से टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी करते हैं और उसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आधार के पर जो है वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। और जब वो रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारे पर्यावरण संरक्षण मंडल के हेड ऑफिस में ये आवेदन लगाते हैं जन सुनवाई कराए जाने के लिए, और वहां जमा होने के बाद वो हमारे रीजनल ऑफिस में आता है फॉरवर्ड होके कि जन सुनवाई कराने के निर्देश के साथ। तो मैं ये संक्षिप्त में बता दूं और इस आज के जन सुनवाई के संबंध में फिर हम इसको जो है जनता तक जो है वाइडली पब्लिसिटी बोलते हैं, जिसको जो है लोगों तक जानकारी के लिए जो है विभिन्न समाचार पत्रों में हमने लगभग एक महीना पहले प्रकाशित कराया था। और साथ ही जो रिपोर्ट तैयार की गई होती है, इस रिपोर्ट को हमने विभिन्न कार्यालयों में लोगों के पढ़ने के लिए और ग्राम पंचायतों में हमने रखवाया था। वो मैं बता दूं संक्षिप्त में फिर से जो है पढ़ के क्या क्या क्षमता विस्तार का है। और हमने आज की जन सुनवाई के संबंध में लोगों के जानकारी के लिए और इस रिपोर्ट को अध्ययन करने के लिए कहाँ कहाँ रखवाया था, ये नियम के तहत ही होता है। जो EIA नोटिफिकेशन है उसी के प्रावधानों के तहत ही हम ये सब जो है करते हैं। तो मैं बता दूं संक्षिप्त में, मेसर्स नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड ग्राम तराईमाल जिला रायगढ़ में जो प्रस्तावित क्षमता विस्तार है वो एक ब्लास्ट फर्नेस यूनिट आएगा और उसकी कैपेसिटी होगी 3,18,500 TPA, मतलब टन पर नेम बोलते हैं, प्रति वर्ष क्षमता रहेगा, टन प्रति वर्ष। स्पंज आयरन जो है जिसकी अभी जो है इंस्टॉल मतलब अभी जो स्थापित है उसकी कैपेसिटी है 1,98,000 टन प्रति वर्ष, और उसमें फिर से जो है जुड़ेगा और जो प्रस्तावित है 7,26,000 टन प्रति वर्ष। तो कुल क्षमता हो जाएगा इसका जो है नया जुड़ने के बाद वो 9,24,000 टन प्रति वर्ष। और इसकी तरह से नया यूनिट आएगा, इसमें है सिंटर प्लांट जिसको बोलते हैं, वो उसकी क्षमता होगी 4,08,100 टन प्रति वर्ष। फिर उसके बाद में एक और नया यूनिट आएगा, वो है कोको वन जिसको कहते हैं, उसका है 2 लाख टन प्रति वर्ष। स्टील मेल्टिंग शॉप है और उसकी कैपेसिटी होगी है 6,24,000 टन प्रति वर्ष। और स्थापित क्षमता है इसका अभी ऑलरेडी स्टील मेल्टिंग शॉप भी है जिसकी 1,60,000। तो प्रस्तावित है आपका 6,24,000 और स्थापित 1,60,000, तो कुल हो जाएगा आपका 2,49,500। इसी तरह से जो है आपका रोलिंग मिल है 2,50,000 TPA, प्रस्तावित है 2 लाख, कुल क्षमता 4,50,000। कोल वासरी भी रहेगा जो पहले से स्थापित है 13,20,000 टन प्रति वर्ष और प्रस्तावित 40 लाख है, तो कुल मिला के जो है हो जाएगा 53,20,000 टन प्रति वर्ष। फिर WHRB बोलते हैं जिसको जो है वेस्ट गैस बेस्ड पावर प्लांट है, जो स्पंज आयरन क्लीन के साथ ही जो है वो लगा रहता है, और उसकी जो है कैपेसिटी अभी जो है 8 मेगावाट है और प्रस्तावित है उसको 60 मेगावाट। तो इस तरह से 68 में मतलब 68 मेगावाट हो जाएगा। फिर APC पावर प्लांट है जो उसमें कोयला के रूप में जो है कोयला यूज करता है, फिर जो है 4 डोलोचार और रिजेक्ट कोल वाशरी का रिजेक्ट वगैरह होते हैं, तो उसको भी एज ए ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो अभी जो लगा है उसकी कैपेसिटी है 16 मेगावाट। और उसके बाद में जो है जो प्रस्तावित है फिर से जो है अगर लगाना जा रहे हैं लोग अलग से, उसकी क्षमता हो गई 135 मेगावाट, तो कुल मिला के 151 मेगावाट हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस प्लांट है जिसकी अभी स्थापित क्षमता 12,000 सामान्य घन मीटर प्रति घंटा है, वैसे ही प्रस्तावित हो जाएगा 12,000 और से जुड़ेगा, तो इस तरह से 24,000 जो है सामान्य घन मीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट पहले से लगा है जिसकी कैपेसिटी 100 सामान्य घन मीटर प्रति घंटा है, और उसमें फिर से और जुड़ेगा, उसमें 3,000 सामान्य घन मीटर का जुड़ेगा, तो इस तरह से 3,100 सामान्य घन मीटर प्रति घंटा रहेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन एक नया यूनिट आएगा, उसी में से रहेगा प्रस्तावित जो है उसकी 12,000 सामान्य घन मीटर प्रति घंटा। आर्गन गैस भी है, ये भी गैस होता है, उसी में से निकलेगा बाय प्रोडक्ट के रूप में, तो आर्गन प्रस्तावित है 70 सामान्य घन मीटर प्रति घंटा। तो इतने सारे जो है यूनिटों का जो है ये क्षमता विस्तार के साथ लगाने जा रहे हैं।
तो इसके लिए जो है भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है TOR 13/4/2011 को जो है वहां से जारी किया गया था। उस पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट के तैयार करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब उन्हीं बिंदुओं के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। और उसमें TOR में भी बीच बीच में फिर संशोधन भी किया गया। उसमें वो है आपका जो है 9/6/2011 को, 18/11/2011 को, 12/11/2013 को, उसमें बीच बीच में संशोधन भी किया गया। और उसके आधार पे फिर इन्होंने रिपोर्ट तैयार करने के बाद हमारे हेड ऑफिस में आवेदन किया 26/11/2013 को। और हमारे मंडल मुख्यालय से हमको जो है निर्देश प्राप्त हुए, जब रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद और लोक सुनवाई की कार्रवाई करने के लिए हमको 20/12/2013 को हमको निर्देश यहाँ दिए गए। और इसी प्रक्रिया को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लोक सुनवाई की कार्रवाई को हमने फिर जो है विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया था। आज की जन सुनवाई के संबंध में वो एक नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में 5/2/2014 को, और यहाँ के स्थानीय समाचार पत्रों में है आपका दैनिक भास्कर, हरित हुई और केलो प्रभात, ये भी 5/2/2014 को। और साथ ही साथ हमने जो है ये जो पर्यावरण समागत निर्धारण रिपोर्ट, यही रिपोर्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट किया रहता है, इसको हमने विभिन्न जो है शासकीय कार्यालयों में और ग्राम पंचायतों में रखवाया था लोगों के पढ़ने के लिए, लोगों के अवलोकन के लिए। वो जो विभिन्न कार्यालयों में हमने रखवाया था वो हम बता देते हैं। यह कार्यालय कलेक्टर रायगढ़, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़, कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रायगढ़, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा जिला रायगढ़, हमारे स्वयं के कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तमनार में भी रखवाया था। और जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में रखवाया था वो है तराईमाल, कसडोल, बड़गांव, सरायपाली, गदगांव, गिरवानी, दिलारी, इतने ग्राम पंचायतों में जो है हमने जो है इस रिपोर्ट को रखवाया था। और इसके अलावा भी जो है अब जो भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय का डायरेक्टर का ऑफिस है, डायरेक्टरेट है, वहां भी रखवाया था। और उनके जो है जो क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है, जो मुख्य वन संरक्षक पर्यावरण वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल होता है, वहां भी रखवाया था। हमारे मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर में, वहां भी रखवाया था। तो इस तरह से जो है हमने ये इस रिपोर्ट को विभिन्न कार्यालयों में रखवाया था लोगों के जानकारी के लिए, लोगों के अवलोकन पढ़ने के लिए। और आज की जन सुनवाई का जो है सूचना का भी चस्पा करवाया था विभिन्न ग्राम पंचायतों में। और वो ग्राम पंचायत है आमाघाट, कचकोबा, भिकुर्री, तुमीडी, छर्रा टांगर और लाखा। इन ग्राम पंचायतों में भी जो है हमने आज की जन सुनवाई को जो है आज है नियत है और लोगों के जानकारी के लिए जो है सूचना का चस्पा जो है करवाया गया था। तो आगे की जो है आज की लोक सुनवाई की कार्रवाई पीठासीन अधिकारी महोदय जो है एडीएम साहब जो है आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अब मैं प्रस्तावित कंपनी के प्रोजेक्ट हेड एवं उनके पर्यावरण सलाहकार को पर्यावरण सलाहकार से अनुरोध करता हूं कि वो प्रस्तावित परियोजना के संबंध में और विस्तृत जानकारी लोगों को दें। इस परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, उनके रोकथाम के उपाय और अन्य अत्यावश्यक मुद्दे जो परियोजना से संबंधित है, जनहित से संबंधित है, आम जनता को विस्तार से आप बताएं। घुमा दे हेलो, माननीय पीठासीन महोदय, मेरा नाम डॉक्टर जे.के. मोहित्रा है। मैं EMTRC कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी में कार्यरत हूँ। नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड की तरफ से जो EIA रिपोर्ट, पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार की गई है, ये EMTRC द्वारा तैयार की गई है। और इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य सलाहकार दैट इज EIA कोऑर्डिनेटर मैं डॉक्टर जे.के. मोहित्रा हूँ।
मेसर्स नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड स्पॉन्ज आयरन पर आधारित स्टील प्लांट का संचालन ग्राम तराईमल, जिला छत्तीसगढ़ राज्य में कर रही है। नलवा ने इस स्टील प्लांट को विस्तार करने का विचार किया है। प्रस्तावित परियोजना में लोहा एवं स्टील निर्माण, रोलिंग मिल, सिंटर प्लांट, कोकोवेन, ऑक्सीजन प्लांट, प्रोड्यूसर गैस प्लांट सम्मिलित है। विद्युत उत्पादन के लिए वेस्ट हीट एवं चार का उपयोग किया जाएगा। पर्यावरण समागत निर्धारण अध्ययन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 13 अप्रैल 2011 को पर्यावरण रिपोर्ट की कृत्य दैट इज टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जारी किया और इसके बाद 12 नवंबर 2013 को इसको संशोधित किया और इसकी वैधता बढ़ाई। प्रस्तावित इकाई के नाम एवं उत्पादन क्षमता की जानकारी आपने विस्तार में दे दिया है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। और यह पीछे बैनर में भी विस्तृत में लिखा हुआ है। परियोजना की लागत जो है 35,000 करोड़ रुपए है और इस परियोजना के लिए जो भूमि की आवश्यकता होगी वह लगभग 120 हेक्टेयर है। इसका मतलब करीब 300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और इस भूमि जो चिन्हित किया है नलवा ने, इसमें कोई मानव बस्ती नहीं है। इसका मतलब ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट इस परियोजना से होगी नहीं, सिर्फ भूमि का जो लैंड यूज है वो चेंज होगा इंडस्ट्रियल यूज में। इस परियोजना में जल की आवश्यकता होगी और जो जल की आवश्यकता है वो प्रतिदिन 22,660 किलोलीटर है और इसकी आपूर्ति महानदी से की जाएगी। पानी महानदी से नलवा तक पाइपलाइन द्वारा लाया जाएगा और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार का जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने 20 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की स्वीकृति नलवा को दी है लेने के लिए। इस परियोजना में जो कच्चा माल का उपयोग होगा उसका नाम है लौह अयस्क, इसको आयरन ओर कहते हैं। फिर उसके बाद कोयला, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहते हैं। अच्छा, एक संशोधन कर दूं सर, इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 3500 करोड़ है। 35,000 गलत से मेरे मुंह से निकल गया, 3500 करोड़ है। ये जो कच्चा माल है इसको किरोड़ीमल नगर रेलवे साइडिंग तक लाया जाएगा, उसके बाद इसको सड़क मार्ग द्वारा परियोजना स्थल तक लाया जाएगा। और कोयले के लिए नलवा को गारे ब्लॉक 4/6 अलॉट किया गया है और वहां से कन्वेयर द्वारा कोयले को नलवा प्लांट तक लाई जाएगी। सर, इस प्रोजेक्ट में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नवीनतम टेक्नोलॉजी है, बेस्ट एप्लीकेबल टेक्नोलॉजी जो आज के दिन में चलित है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस है, स्पॉन्ज आयरन प्लांट है, उसके बाद सिंटर प्लांट है जिसमें जितने भी लौहर युक्त वेस्ट निकलेगी उसको रिसाइकल करने के लिए सिंटर प्लांट का उपयोग किया जाएगा। जो कोकोवेन इन लोगों ने प्रस्ताव किया है वो नॉन रिकवरी टाइप कोकोवेन है और यह एक उच्चतम टेक्नोलॉजी के आधारित है। स्टील मेल्टिंग शॉप है, इसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का उपयोग किया जाएगा जिसमें विद्युत के जरिए लोहा को गला करके उसमें फेरोअलॉय ऐड करके स्टील बनाई जाएगी। इसके बाद रोलिंग मिल होगी। रोलिंग मिल में रीहीटिंग फर्नेस जो होगी उसमें ऑयल का यूज किया जाएगा और जो मिक्स्ड गैस रहेगी ब्लास्ट फर्नेस की और कोकोवेन की उसको यूज किया जाएगा। इसके बाद जो एयर सेपरेशन प्लांट है वो सिंपली वायुमंडल से हवा को लेकर के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन को पृथक करके अलग अलग बॉटलिंग प्लांट में डाल के उसको पैक की जाएगी। इसके बाद प्रोड्यूसर गैस प्लांट रहेगा जिसमें प्रोड्यूसर गैस कोयले को जला करके बनाया जाएगा और ये गैस जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का कॉम्बिनेशन होता है और इसका उपयोग फिर रोलिंग मिल में रीहीटिंग फर्नेस में ईंधन के रूप में किया जाएगा।
इसके बाद जो विद्युत संयंत्र इन लोग लगा रहे हैं उसमें DRI प्लांट, जो स्पॉन्ज आयरन प्लांट से 4 निकलेगी, और जो वॉशरी से रिजेक्ट्स वगैरह निकलेगा, कोल पाइंस निकलेगा, इसको यूज करेंगे। और जो DRI प्लांट से जो गर्म हवा निकलेगी उसको वेस्ट हीट बॉयलर, रिकवरी बॉयलर में डाल करके भी विद्युत का उत्पादन करेंगे। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी का चयन किया गया है वह बेस्ट एप्लीकेबल टेक्नोलॉजी है, और सारे जो नवीनतम टेक्नोलॉजी भारत के बाजार में उपलब्ध है उन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और मैक्सिमम वेस्ट जो सॉलिड मटेरियल्स निकलती है उसके भी उपयोग की जाएगी। पर्यावरण समागत निर्धारण रिपोर्ट, इसको भारत सरकार के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार तैयार की गई है, और इसमें हमने 10 किलोमीटर का क्षेत्र को माना है। इसमें आंकड़े जो है 20 मार्च 2011 से 20 जून 2011 के दौरान एकत्रित किए गए। परिस्थिति प्रस्तावित परियोजना के 10 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में संवेदनशील तंत्र जैसे जैव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, वेटलैंड इत्यादि कोई भी नहीं है। प्रस्तावित परियोजना के 10 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में इसमें कई सारे आरक्षित और संरक्षित वन मौजूद हैं, वो हमने विस्तार में इसमें रिपोर्ट में बताया है। मौसम संबंधी आंकड़े जो है इसके लिए मेट्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग स्टेशन नलवा प्लांट के अंदर में स्थापित है, और ऐतिहासिक जो मौसम संबंधी जानकारी है वो हमने मौसम विभाग से एकत्रित किए हैं। यहाँ की जो प्रभावी वायु दिशा है वो उत्तर पूर्व के तरफ से आती हुई पाई गई। परियोजना स्थल में वार्षिक वर्षा ये लगभग 1600 मिलीमीटर है, और 90% वर्षा जुलाई से सितंबर के दौरान होती है। यहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, ये 20 से 50% के दौरान पाई गई है जिस सीजन में हमने मॉनिटरिंग किया। परिवेशी वायु गुणवत्ता अध्ययन क्षेत्र में हमने पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ये दोनों फाइन डस्ट होते हैं, इनका हमने अध्ययन किया। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बेंजीन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और PM10 में पाए जाने वाले बेंजोपायरिन, आर्सेनिक, निकल, लेड, ये 3 हैवी मेटल्स है। इनके स्तर को हमने 8 स्थानों पर नापा और नमूना लेकर के इसकी फर्दर एनालिसिस विश्लेषण किया, और यहाँ की जो जांच है उसको हमने पाया कि परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक जो भारत सरकार की है उसके अंतर्गत आई। ध्वनि के क्षेत्र में भी हमने 8 स्थानों पर ध्वनि उसकी एनालिसिस करी, ध्वनि गुणवत्ता की, और इसको भी हमने राष्ट्रीय आवासीय गुणवत्ता मानक है, व्यावसायिक गुणवत्ता मानक है और इंडस्ट्रियल गुणवत्ता मानक है, इसके अंतर्गत पाई। जल की गुणवत्ता, सतही जल के हमने 8 नमूने एकत्रित किए और भूमिगत जल के हमने 8 नमूने एकत्रित किए, और इसको विस्तृत रूप से एनालिसिस करी। इसमें सतही जल की गुणवत्ता हमने किसी प्रकार का धात्विक प्रदूषण नहीं पाया, और भूमिगत जल में भी किसी प्रकार का धात्विक एवं जीवाणु जनित प्रदूषण नहीं पाया। और यहाँ की मृदा गुणवत्ता जो है उसको हमने 6 स्थानों पर नापी, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स है उससे नमूने लेकर के, और यहाँ की मिट्टी जो है बालुई दोमट प्रकार की है, सैंडी लोम है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस सामान्य मात्रा में पाए गए, और यहाँ की जो चालकता है वह भी मानक के अंतर्गत पाई गई। अध्ययन क्षेत्र में आरक्षित एवं विस्तृत प्रकार के वन मौजूद हैं, और यहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतुओं का आश्रय है। जो मेन प्लांट स्पीशीज है उसमें महुआ, तेंदु, बांस, आसन, साजा, सेमल, पलास इत्यादि प्रजाति पाई गई है। और हमने यह पाया है कि उत्तरी पूर्व की तरफ हाथियों का और भालू का कभी कभी आवागमन देखा गया है, और यह भी पाया है कि अध्ययन क्षेत्र में जंतु एवं वनस्पति की कोई भी विलुप्त प्रजाति नहीं है। अब मैं कुछ न्यूनीकरण उपाय, जिसको मिटिगेशन मेजर्स कहते हैं, एक प्रदूषण को बताऊंगा और उसके न्यूनीकरण उपाय जो हमने EIA रिपोर्ट में सजेस्ट करी है, और जो कि नलवा प्रबंधन को मानना है, और उसके लिए कि प्रदूषण कम से कम स्तर पर रहे और मानक के अंदर रहे, वह न्यूनीकरण उपाय उसको मैं विस्तृत रूप से बताता हूं। ध्वनि प्रदूषण के लिए इकाई परिसर में
आईडी फैंस, एयर ब्लास्ट, टरबाइन, पंप, कंप्रेशर, ब्लोअर और मिल्स, उसकी जो रोटेटिंग मशीन है, यह ध्वनि के मुख्य स्रोत हैं। ये सभी क्रियाएं बंद शेड के अंदर संपन्न कराई जाएगी। इकाई में उपयोग आने वाली मशीनों की नियमित मरम्मत की जाएगी। अधिक ध्वनि वाले स्थान पर ध्वनि निरोधक तत्व का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स कहते हैं, और इससे परिवर्तित ध्वनि, जो डाइवर्टेड नॉइज है, उसको कम किया जा सके। और इसके अलावा जो 33% लैंड है, उसमें ग्रीन बेल्ट, डेंस ग्रीन बेल्ट, हरियाली का विकास किया जाएगा। वह भी ध्वनि को कम करने में सहायक होंगे। और अधिक ध्वनि वाले क्षेत्र जहां पे मजदूर जाकर के काम करेंगे, वहां पे मजदूरों को ईयर प्लग दिए जाएंगे, जिसकी उनकी एक्सपोजर कम हो सके। वायु प्रदूषण और उसके न्यूनीकरण उपाय। इकाई में होने वाले धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए हाई एफिशिएंसी के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैग फिल्टर, बैग हाउस, स्क्रबर, ड्राई फॉगिंग सिस्टम, फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम एवं वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम, जल छिड़काव, इसके जरिए नियंत्रित किया जाएगा। और विस्तृत रूप से हमने इसकी EIA रिपोर्ट में चर्चा की है। और यह भी है कि भारत सरकार का जो मानक है 150 मिलीग्राम प्रति घन मीटर उत्सर्जन का, उससे काफी कम हमने इनको 50 मिलीग्राम प्रति नॉर्मल घन मीटर, यह EIA रिपोर्ट में बताया है कि जो उत्सर्जन धूल की होगी इसी स्तर के अंदर रहेगी। और सारा इम्पैक्ट प्रेडिक्शन यही 50 मिलीग्राम प्रति नॉर्मल घन मीटर के कैलकुलेशन से किया है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लास्ट फर्नेस से उत्सर्जित धूल होगी, उसको नियंत्रित करने के लिए हम साइक्लोन और उसके बाद वेट वेंचुरी स्क्रबर का प्रयोग करेंगे, जिससे इसमें से जो धूल बाहर निकलेगी वह लगभग 10 मिलीग्राम प्रति नॉर्मल घन मीटर तक रहेगी। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो गैस निकलेगी, उसको नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार के तहत चिमनी की ऊंचाई हमने सेलेक्ट की है। और इस चिमनी के जरिए इस जो गैसीय प्रदूषक होंगे, इसकी कम से कम समाघात होगी नीचे ग्राउंड लेवल पे। इकाई परिसर के अंदर में जितनी भी इंटरनल रोड्स होगी, आंतरिक सड़कें, उसको पक्की बनाई जाएगी और इसकी नियमित सफाई की जाएगी। इससे भी काफी धूल प्रदूषण पे मदद मिलती है। और फ्यूजिटिव डस्ट एमिशन होता है, जो कि जिसको जैसे स्टॉक हाउस है ब्लास्ट फर्नेस के और दूसरे जगह के डे बिन्स होते हैं, मटेरियल हैंडलिंग क्षेत्र होते हैं, क्रशिंग, स्क्रीनिंग आदि क्षेत्रों में जो धूल निकलती है, उसको निर्मूलीकरण के लिए सक्शन, डक्टिंग एवं बैक फिल्टर का उपयोग किया जाएगा। तो सारे जो पॉइंट्स हैं जहां से वायु प्रदूषण निकलेंगे, वहां पे बैक फिल्टर्स और ESP और इस तरीके के बेस्ट जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको करके भारत सरकार के मानक के अंदर में रख के एयर प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा। जल प्रदूषण और उसके न्यूनीकरण उपाय के लिए इस परियोजना में अपशिष्ट जल को उपचारित कर पुनः उपयोग किया जाएगा। EIA रिपोर्ट में हमने सारे सेक्शन से एक एक यूनिट से कितनी जल की खपत होगी और कितने जल उसमें वेस्ट निकलेंगे उसका वर्णन किया है। और हमने एक एक सेक्शन, एक एक पॉइंट्स पे बताया है कि वहां पे किस टाइप की ट्रीटमेंट सिस्टम लगाई जाएगी और उस सेक्शन, उस जो ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर बचेगा, जल बचेगा, उसको किस तरीके से फिर से रिसाइकल करके उपचारित कर पुनः उपयोग किया जा सके। और इसमें घरेलू अपशिष्ट जल को STP में उपचारित करके बागवानी में यूज करने का प्रावधान EIA रिपोर्ट में बताया है। और निर्माण काल के दौरान जो वेस्ट वाटर निकलेगी उसको भी सेडिमेंटेशन पिट और ऑयल वाटर सेपरेटर के जरिए ट्रीटमेंट करके उसको धूल निर्मूलीकरण में उपयोग किया जाएगा। सामान्य स्थिति में परिसर के बाहर उपचारित अपशिष्ट जल का निस्राव नहीं किया जाएगा और इसको पूरी तरह से यूज किया जाएगा। और वर्षा जल के लिए अलग से नालियां बनाई जाएंगी, जिसमें सेडिमेंटेशन पिट और ऑयल वाटर सेपरेटर बनाए जाएंगे। मानसून के दौरान अतिरिक्त वर्षा जल को नजदीकी नालियों में निस्राव किया जाएगा और स्पेंट ऑयल एंड लुब्रिकेंट को ड्रमों में एकत्रित करके पर्यावरण विभाग द्वारा पंजीकृत पुनः चक्रणकर्ता को भेज दिया जाएगा, जिसको ऑथोराइज्ड रिप्रोसेसर्स कहते हैं, उनको दे दिया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट से ठोस अपशिष्ट जो निकलेंगे, सॉलिड वेस्ट, उसको प्रबंधन करने का पूरा उपाय हमने EIA रिपोर्ट में बताया है। इस परियोजना से उत्सर्जित होने वाली अधिकतम ठोस अपशिष्टों को पुनः उपयोग कर लिया जाएगा। नलवा राज्य सरकार की सलाह से अनुपयोगी ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए TSDF साइट का उपयोग करेगा, जो कि एज पर गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य सरकार के सलाह, जो CECB है उसकी सलाह पे, क्योंकि कुछ वेस्ट यदि बच जाती है तो उसको प्रॉपरली स्टोर करके रखने के लिए ये बताया है। और जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसकी भी निपटान के लिए जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार किया जाएगा लोकल बॉडीज के साथ मिल करके। और इसकी जो रूपरेखा, जिसको गाइडलाइंस और उसको जो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो निर्देशानुसार है, गाइडलाइंस है, उसके तहत किया जाएगा। इसके बाद इस प्रोजेक्ट से हमने रिस्क एनालिसिस करी है और रिस्क को कम करने के लिए क्या क्या उपाय है, न्यूनीकरण उपाय, उसकी सुझाव दिए हैं। आवश्यक जोखिम रोकथाम के उपाय एवं अग्निशामकों, फायर उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। उच्चतम डिजाइन एवं दुर्घटना रोकथाम के उपायों को अपनाकर इकाई में होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जाएगा। दुर्घटना के दौरान जनता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए आपातकालीन उत्तरदायी योजना बनाने के लिए जिला प्रशासन के सलाह मशवरे को भी सम्मिलित किया जाएगा। तो ये जो हैजार्ड कंट्रोल सेल है डिस्ट्रिक्ट का, उसके साथ मिल करके ऑन साइट और ऑफ साइट इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को ये लोग क्रियान्वित करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए जो लगभग 300 एकड़ जमीन लिया जाएगा, उसके लिए विस्तृत पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन योजना, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्लान तैयार किया गया है। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों एवं भूस्वामियों का पुनर्वास छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास नीति के तहत किया जाएगा। वे भूस्वामी जिनकी भूमि परियोजना के लिए अधिकृत की जाएगी, उनको सरकार की पुनर्वास नीति के अनुसार वित्तीय मुआवजा दिया जाएगा। निर्माण कार्य एवं इकाई संचालन के दौरान प्रस्तावित इकाई में रोजगार के लिए उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जिनकी भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाएगी। इकाई में रोजगार उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर दिया जाएगा। परियोजना से होने वाले कुछ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ का मैं बता दूं। इस परियोजना से लगने से देश में स्टील एवं विद्युत की मांग एवं आपूर्ति का जो अंतर है आज, वह कम होगा। यह परियोजना राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्रदान करेगी। विद्युत एवं स्टील उत्पादन में वृद्धि से देश की आर्थिक एवं आधारभूत सुविधाओं में उन्नति होगी। इकाई निर्माण के दौरान 24 से 36 महीनों के लिए तकरीबन 2000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इकाई संचालन के दौरान जब ऑपरेटिंग में आ जाएगी यूनिट्स, तब लगभग 750 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा एवं लगभग 2000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। और कंपनी ने यह कमिटमेंट दिया है कि उपलब्ध सभी रोजगार के अवसरों में स्थानीय व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो EIA रिपोर्ट में दी गई है, वो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR योजना के अंतर्गत लगभग 175 करोड़ रुपए नलवा ने आवंटन किया है आसपास के गांवों में विभिन्न सामुदायिक विकास की योजनाओं पर खर्च करने के लिए। यह धनराशि 175 करोड़ रुपए सामुदायिक विकास के कार्यक्रम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, संस्कृति एवं खेल, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं महिला सशक्तिकरण आदि कार्यों में खर्च की जाएगी। सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी हमने EIA रिपोर्ट में दी है। इसके बाद आता है प्रबंधन योजना, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए सभी जरूरी एवं कार्य प्रबंधन योजना इस EIA रिपोर्ट में बनाकर रखी गई है। इसके लिए बजट जो हमने प्रस्तावित किया है वह है रुपए 132 करोड़, जो कि प्रदूषण रोकथाम के लिए खर्च की जाएगी और प्रति वर्ष उसको देख रेख करने के लिए लगभग रुपए 15 करोड़ इसका प्रावधान बजट में किया है। पर्यावरण प्रबंधन विभाग
जो आज भी नलवा के अंदर उपलब्ध है उसको और सशक्त किया जाएगा और अंदर और बाहर की हरियाली का विकास करने में पर्यावरण प्रबंधन विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और इकाई परिसर और उसके आसपास के उसको स्वच्छ बनाए रखने में भी यह विभाग कार्यरत रहेगा। और यह भी इस इकाई जो पर्यावरण प्रबंधन विभाग है यह पर्यावरणीय नियमों एवं कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। जो भी भारत सरकार के और राज्य सरकार के नियम और कानून है उसको अनुपालन करके समय समय पर रिपोर्ट जमा करना और समय समय पर मैनेजमेंट प्रबंधन के साथ मिल करके उसका ऑडिट करना और उसका अवलोकन करना, यह पर्यावरण प्रबंधन विभाग का मेन काम होगा। कंपनी पर्यावरण प्रबंधन विभाग के नियमित आंकड़ों को समय समय पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजेगी और इन आंकड़ों को कंपनी के वेबसाइट और कंपनी गेट पर भी प्रदर्शित करेगी। इसके साथ मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन। धन्यवाद। अब मैं यहाँ परियोजना से प्रभावित सभी ग्रामवासी, हमारे पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे एनजीओ साथी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया साथी, जिले के अन्य स्थानों से आए सभी सामान्य जनों से अनुरोध करता हूँ कि वो इस प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, अन्य मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे जो जनहित से संबंधित है के संबंध में आप अपना विचार, सुझाव, आपत्ति, टीका टिप्पणी लिखित या मौखिक में करना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। आपके द्वारा जो भी लिखित या मौखिक में टीका टिप्पणी, विचार, सुझाव जो दिया जाएगा उन्हें यहाँ पर अपलेखन की कार्रवाई की जा रही है। संपूर्ण जो प्रक्रिया है, आज की जो जन सुनवाई में जो भी प्रक्रिया चल रही है उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और आपके द्वारा आज जन सुनवाई में जो भी सुझाव, आपत्ति, टीका टिप्पणी, विचार व्यक्त किए जाएंगे, चाहे वो पर्यावरण प्रभाव से संबंधित हो, चाहे वो जनहित के अन्य ज्वलंत मुद्दे पर हो, उनके संबंध में जो इस कंपनी के प्रोजेक्ट हेड हैं, उनके पर्यावरण सलाहकार हैं, उनके द्वारा आपके द्वारा दिए गए तथ्यों पर स्पष्टीकरण दिया जाएगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आज की जन सुनवाई में आप जो भी सुझाव, आपत्ति, विचार व्यक्त करें, संक्षिप्त में करें, तथ्यात्मक हो, ताकि सभी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिल सके। दूसरा, ये प्रक्रिया हम प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने में